नमस्कार साथियों, एमएस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, वो सारा उस दिन हमने डिस्कस किया था। और हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था कि उनका क्या यूज है, क्या उपयोग है, क्या क्या उसमें लिमिटेशंस हैं, यानी जो एक लिमिटेशंस तक ही काम कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले हमने अबेकस यूज किया था, अबेकस के बाद हम आगे बढ़े थे। फिर कंप्यूटर की अलग अलग 5 जनरेशन है। तो कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट हुआ है, आज हम देख रहे हैं हमारे हाथ में जो मोबाइल है, एक टैबलेट है, ये भी सारे कंप्यूटर की तरह वर्क करते हैं। तो ये आज जैसे हैं ऐसे पहले नहीं थे। तो इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़े और इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक हम जो लेंगे अभी, वो लेंगे कंप्यूटर जनरेशंस। तो कंप्यूटर की हमने जनरेशंस देखी हैं। नॉर्मली कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इन द सेंस उसमें डेवलपमेंट हुआ है हार्डवेयर में भी और उसके सॉफ्टवेयर में भी। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने उसे 5 जनरेशन में बांटा है। कंप्यूटर की 5 जनरेशन मानी गई है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन का टाइमिंग रहा है 1946 से 1959, 1946 से 1959 के बीच में। और इस समय जो कंप्यूटर में हम सबसे जो मेन पार्ट जो यूज करते थे, वो हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब। तो ये सब वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। ठीक है। उसके बाद हम आए सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन की टाइमिंग क्या थी? 1959 से 1965। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने यूज किया वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है। सेकंड जनरेशन में जो हम लोग यूज करते थे वो ट्रांजिस्टर्स को यूज करते थे। इसमें हमने ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया है। देन उसके बाद है थर्ड जनरेशन। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि उसमें क्या था क्या नहीं था। थर्ड जनरेशन जो रही है वो रही है 1965 से 1971, 1965 से 1971। यहाँ हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किए, यहाँ हमने ट्रांजिस्टर यूज किए। आगे हमने आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं ना, आईसी जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन तक हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। हाँ, फोर्थ जनरेशन का टाइम क्या रहा है? 1971 से 1980। यहाँ हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किया, या ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, या आईसी का यूज किया। उसके बाद हमने वीएलएसआई का यूज किया है। तो इसमें सारे जो प्रोसेसर होते हैं वो वीएलएसआई बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर यूज हम करते थे। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन का जो टाइमिंग रहा है वो 1980 से ऑनवर्ड्स रहा है, कि अभी तक वो चल रहा है। अभी भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं कंप्यूटर में बहुत अच्छे अच्छे। तो 1980 से ऑनवर्ड्स यानी अभी कंटिन्यू है, इसका कोई टेनर डिसाइड नहीं किया है। इसमें हमने यूज किया है यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर्स का। यहाँ वीएलएसआई, यहाँ यूएलएसआई। यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज हमने किया था। अब इन जनरेशन्स में कैसे कैसे क्या क्या हमने यूज किया, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स थे और धीरे धीरे हमने उनको डेवलप करके दूर किया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन। आप चाहें तो ये लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की। ठीक है, ये मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ अभी। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की टाइमिंग क्या रही है अपनी? 1946 से 1959 के बीच में। इसमें हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, तो जो वैक्यूम ट्यूब्स है ये यूज किस लिए आती थी? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे हम मेमोरी के लिए। मेमोरी का जैसे हम कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद हमारे सामने क्या आता है? आउटपुट आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो इनपुट है ये भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा और ये आउटपुट है ये भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और उसी से हमें पता लगेगा कि क्या हमारा प्रोसेस, इनने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस किया गया है, फिर उसका आउटपुट आया है। ठीक है, तो ये तो मेमोरी के लिए यूज़ करते थे हम वैक्यूम ट्यूब्स का। और सीपीयू जो होता था उसके लिए हम सर्किट्स का यूज़ करते थे। उन सर्किट्स के द्वारा ही हम उसको इनपुट देते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है? वैक्यूम आपने पढ़ा होगा, निर्वात। तो इसमें हम यूज करते थे बल्ब्स। जैसे बल्ब जैसी ही एक डिवाइस होती थी, मैं ये नहीं कह रहा बल्ब है, बल्ब जैसी एक डिवाइस होती थी, तो उसका हम यूज करते थे एज ए वैक्यूम ट्यूब। अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, तो इसके लिए हमें एसी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी कि इसको ठंडा रखा जाए। ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए हम यूज करते थे पंच कार्ड्स और पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप का। पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का। इनका यूज हम किस लिए करते थे? इनपुट और आउटपुट के लिए। तो देखो, मेमोरी के लिए हमने यूज किया वैक्यूम ट्यूब का, ये बल्ब की तरह होते थे और इनका ये बहुत ज़्यादा हीट निकालते थे, बहुत ज़्यादा हीटेड होते थे। और सर्किट्स का यूज किया था हमने प्रोसेस करने के लिए, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए हम पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का यूज करते थे। ये जो मशीन है, ये इस जनरेशन में जो मशीन है या जो कंप्यूटर हमने बनाया था, इसमें केवल हम लोग जो ये मशीनी लैंग्वेज ही समझते थे। मशीनी लैंग्वेज समझ रहे हो ना आप लोग, 0 और 1। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में कि कौन कौन सी मशीनी लैंग्वेज होती है और कैसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये केवल मशीनी की कोड ही समझते थे। तो फर्स्ट जनरेशन है, इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे? सबसे पहले तो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे। आप मान के चलो एक कमरे के बराबर इनका आकार हुआ करता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा, केवल मशीनी लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। साइज बहुत ज़्यादा थी, मशीनी लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे। ठीक है, तीसरा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, क्योंकि इतना बड़ा कमरे के बराबर का कंप्यूटर हम लोग देखेंगे तो वो तो कॉस्टली तो होना ही होना है। और जनरेट करते थे बहुत ज़्यादा हीट, जनरेट लॉट ऑफ हीट। ठीक है, और इसमें जो हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे वो बार बार फ्यूज भी हो जाती थी, तो उन्हें चेंज करना पड़ता था। एक था कि साइज में बहुत बड़े थे, और एक इनका जो आउटपुट और इनपुट जो लेने का था, स्लो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हुआ करती थी इसमें। आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेज। और इनको क्या एसी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा थी कि यदि एसी हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ऐसा कोई ज़्यादा डिटेल में है नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अब जब इनकी साइज़ बड़ी है तो इनको एनर्जी भी बहुत चाहिए, तो जो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था वो बहुत ज़्यादा था। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हुआ करता था। एक हम ये पोर्टेबल नहीं थे। आज हमारे हाथ में लैपटॉप है, टैबलेट है, हम इसको कभी भी कहीं भी उठाकर ले जाते हैं।
लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वो थे, ये कमरे के बराबर का इनका आकार था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में बस इतना ही बताऊंगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है इसके बारे में, बस क्वेश्चन बनेगा तो कब से कब तक फर्स्ट जनरेशन थी, 99% क्वेश्चन बनेगा तो फर्स्ट जनरेशन में हम किसका यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब का, ये बनेगा। या एक बन सकता है कि इसके कौन सा इसका एग्जाम्पल है या नहीं है, निम्न में से कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है एनियाक। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं एडवेक। तीसरा सेम नेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक हमारे पास है IBM 701 एंड 650। IBM 701 या 650, ये इसके एग्जांपल्स है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड जनरेशन पे। फर्स्ट जनरेशन में तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ज़्यादा स्पीडली हो रहा है, लेकिन हमारे पास सिलेबस बहुत है और टाइम कम है। कंप्यूटर टीचर का एग्जाम भी बहुत जल्दी आने वाला है, ये वीडियो आपके उसमें भी यूज आएगा। दूसरा हमारे पास अभी राजस्थान पुलिस में भी अभी 25 से 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, तो उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जनरेशन पढ़ते हैं हम। ठीक है, ठीक है, सेकंड जनरेशन का टाइमिंग क्या था, 1959 से 1965 के बीच में। और इसमें हमने किसे यूज़ किया था, फर्स्ट वाले में हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया है, इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था। सेकंड जनरेशन, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। सेकंड जनरेशन का टाइमिंग 1959 से 1965 के बीच में, और इसमें हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे। तो पहली चीज़ तो हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया, तो इससे इसका आकार बहुत छोटा हो गया, साइज़ बहुत कम हो गई है। ठीक है, और ये जब साइज़ कम हो गई, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स के द्वारा, तो इसमें कंज्यूम लेस पावर, बहुत कम पावर ये यूज़ करते थे। पावर इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी, इन्हें कम इलेक्ट्रिसिटी, कम पावर की ज़रूरत होती थी। और ये कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनकी साइज बहुत कम थी। ठीक है, और ये बहुत रिलायबल और फास्टर थे। ठीक है, इसमें जो हम यूज करते थे, जैसे ट्रांजिस्टर्स का यूज हो गया, और इनपुट और आउटपुट के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ मेमोरी यूज करते थे। प्राइमरी मेमोरी के रूप में हम यूज करते थे मैग्नेटिक कोर्स का। प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर, ये तो हो गई प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी के लिए किसका यूज करते थे, बताया वही। सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम यूज करते थे मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप का। मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप का यूज हम करते थे सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज होती थी, फर्स्ट जनरेशन में हम यूज करते थे मशीनी लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में हम लोग यूज करते थे असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें हमारे पास लैंग्वेज थी, एक तो फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन का यूज करते हैं, और दूसरी कोबोल। ये दो लैंग्वेज हैं जिनका यूज हम इसको इनपुट देने के लिए या यूज करने के लिए करते थे। ये कंप्यूटर क्या करते थे, बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, द कंप्यूटर्स यूज्ड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, एक चीज और मैं आपको पहले कहना चाह रहा था वीडियो के, कि नोट्स आपको खुद बनाने हैं, मैं यहाँ केवल आपको समझाऊंगा, और जो स्क्रीनशॉट आपको लगे कि लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑनलाइन कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई कोचिंग नहीं चला रहे हैं हम लोग इस तरह की चार्जेबल हो, तो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, नोट्स आपको खुद बनाने हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ समझा सकता हूँ। ठीक है, फोर्ट्रॉन और कोबोल लैंग्वेज जो है प्रोग्राम, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनका यूज इसमें किया जाता था। ओके, इसके क्या क्या विशेषताएं थी,
क्या क्या कमियां रही, जो भी है हम देख लेते हैं, और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि इतना डीप में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन मेनली बनता है हर एग्जाम में इसमें से, इसलिए टॉपिक छोड़ के नहीं सकते। इसमें है, इसके कुछ फीचर्स हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के। इसका पहला फीचर क्या है? इसका पहला फीचर है, इसमें यूज किया गया है ट्रांजिस्टर्स का। ठीक है, वो मैंने वहाँ लिख के दिया है और आपको याद भी रखना है। ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। ठीक है, दूसरा रिलायबल है कंपैरिजन ऑफ टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, और स्मॉलर भी है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उसको पूरे होल की जरूरत पड़ती थी, तो इनकी साइज कम हो गई। ठीक है, तो एक तो रिलायबल है कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनकी साइज भी कम है कंपैरिजन टू स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये जनरेट करते थे कम हीट, क्योंकि उसमें हम फर्स्ट जनरेशन में हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का, जिसमें लॉट्स ऑफ हीट निकलती थी। यहाँ पर ये कम हीट जनरेट करते थे, जनरेटेड लेस हीट। कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ है इसमें, ये फास्टर थे। ठीक है, सिक्स्थ है फास्टर किसमें, काम करने में। इनकी जो स्पीड थी काम करने की, इनपुट लेके प्रोसेस करके आउटपुट देने की, वो स्पीड कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा थी। और ये कॉस्टली तो ये भी थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स ने साइज तो कम कर दी, लेकिन कॉस्ट नहीं कम कर पाया। ये कॉस्टली भी थे उसी की तरह। सेवंथ पॉइंट हम देखते हैं कि इन्हें भी एसी की जरूरत पड़ती थी। बिना एसी के ये कंप्यूटर काम नहीं कर पाता था। ठीक है, इनकी भी एसी रिक्वायर्ड होता था। ठीक है, इतना इसका है। अब इसके कुछ वो हैं एग्जांपल्स, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके एग्जांपल हैं IBM 1620। दूसरा इसका एग्जांपल है IBM 7094। तीसरा इसका एग्जांपल है CDC 1604, CDC 1604, CDC 3600। एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं, यूनिवेक हमने पढ़ा था 1108। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया, हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कंप्लीट है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन जो थी वो कब से कब तक चली, 1965 से 1971। और इसमें हमने यूज किया आईसीज का। आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ने रिप्लेस कर दिया जो ट्रांजिस्टर्स हम यूज कर रहे थे उनको। ठीक है, ठीक है, थर्ड जनरेशन में जो आईसीज ने ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आईसी के बाद आईसी पाते हैं हम। आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, इस
को इन्वेंशन इसमें किसने किया था? जैक किल्बी ने इसका इन्वेंशन किया था। आईसी का इन्वेंशन किसने किया था? जैक किल्बी। जैक किल्बी ने इसका इन्वेंशन किया था। अब जो आईसी है, ये आईसी बनी हुई होती थी बहुत सारे सिंगल आईसी, एक सिंगल आईसी बनी होती थी, वो कई सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, इन सबको मिलाकर एक आईसी को बनाया जाता था। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, कंप्यूटर जो थे वो साइज में और कम हो गए। ठीक है, कंपेरिजन टू प्रीवियस जनरेशन, और इसकी रिलायबल एंड एफिशिएंट हो गए वर्किंग में। और इसमें क्या है, टाइम शेयरिंग, मल्टी शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सारे काम होने लगे। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आए। इसमें हम जो यूज करते थे, जो हमने फोर्ट्रॉन और कोबोल जो इसमें यूज किया था, उसके अपग्रेडेड वर्जन आए। ठीक है, कोबोल इसमें चलता था, एक फोर्ट्रॉन सेकंड टू फोर्ट्रॉन 4 तक हम इसका यूज करते थे। ठीक है, फोर्ट्रॉन सेकंड से 4, एक इसमें चलता था कोबोल, इस लैंग्वेज का भी इसमें यूज किया जाता था। उसके अलावा पास्कल है, पास्कल बेसिक पढ़ा होगा, 6th क्लास में शायद पहले था, राजस्थान की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है 6th क्लास की, उसमें ये हुआ करता था। और एक एल्गोल 68। ठीक है, इन सब तीनों लैंग्वेज का, असेंबली लैंग्वेजेस का इसमें यूज, हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, इसके फीचर्स क्या क्या थे? जैसे हमने सारे उसके फीचर्स पढ़े ना, ये थोड़ा मैं साफ कर रहा हूँ। देखो, कंपेरिजन टू साइज में कम हो गया। ठीक है, तो पहले अपन लिख लेते हैं आईसी यूज्ड, इसमें आईसी का यूज किया जाता था। और दूसरा, स्मॉलेस्ट इन साइज कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और पहले वाली जनरेशन की जो है उसके कंपेरिजन में मोर रिलायबल कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। ठीक है, और जब आईसी का यूज हमने किया तो ये जनरेटेड लेस हीट, जो हीट है वो भी जनरेट करना कम कर दिया। और ये क्या हो गया, पहले की बजाय और ज़्यादा फास्टर हो गया, काम करने की जो स्पीड थी इसकी वो बढ़ गई। एक इसका मेंटेनेंस जो था वो कम हो गया, लेसर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है, कोई भी चीज़ लाते हो नहीं तो उसको मेंटेन करते हो। आज मैंने बाइक खरीदी, ठीक है, तो मैं बाइक, एक तो मैंने खरीदी स्प्लेंडर, दूसरी बाइक मैंने खरीदी रॉयल एनफील्ड। तो मेंटेनेंस किसका ज़्यादा होगा? मेंटेनेंस इन द सेंस कि उसकी हमें सर्विस करवानी पड़ेगी, उसमें ऑयल डलवाना पड़ेगा, उसके पार्ट्स भी टाइमली चेंज करवाने पड़ेंगे। तो वो सब क्या कर रहा था, मेंटेनेंस। तो इसमें केवल आईसी यूज होती थी, तो आईसी यूज होती थी तो इसका मेंटेनेंस क्या हो गया, कम हो गया। इसको भी एसी की जरूरत पड़ती थी, एसी रिक्वायर्ड, एसी की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी। और ये जब हीट कम कंज्यूम कर रहा है तो सीधी सी बात है कि इसमें लेस इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर कंजम्पशन था वो इसका कम हो गया, लेस इलेक्ट्रिसिटी। ये सपोर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, इसका इतना कोई ज़रूरी नहीं है। जो फर्स्ट टाइम मैंने लिखा था उस टाइम जो सारे वो आ रहे थे अपने, कब से कब तक कौन सी जनरेशन रही है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ करी है, वो स्क्रीनशॉट ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट में सब याद रह जाएगा अपना। थर्ड जनरेशन के जो एग्जांपल हैं,
एक है अपना IBM 360 सीरीज। अब इसमें सीरीज चलेंगी, जैसे अभी I1 I2 I3 I7 ओ सॉरी I3 आ रहा है, I5 आ रहा है, I7 आ रहा है, सीरीज आ रही है ना उनकी। तो सीरीज में फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ऐसे आता है। एक हनीवेल है, ठीक है, हनीवेल में भी 6000 सीरीज है। एक है अपने पर्सनल डेटा प्रोसेसर, PDP के नाम से आता है, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, PDP भी इसका एग्जांपल है। एक IBM 360 ये वाला आ गया, ठीक है। इसके अलावा 360/168 ये भी इसका एक एग्जांपल है। एक TDC 316, अजीब अजीब से नाम है, इतने याद रहते नहीं है, लेकिन फिर भी दो चार कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, दो तीन तो रख ही सकते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हुए। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन का जो टाइमिंग रहा वो कौन सा रहा, 1971 से 1980, ठीक है। इसमें जो ICs थी, इन ICs को रिप्लेस कर दिया गया VLSI माइक्रो प्रोसेसर। VLSI माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इनका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो ICs को रिप्लेस किया है VLSI ने, ठीक है। इन सर्किट्स को हम लोगों ने लगा दिया कंप्यूटर में। अब इसमें क्या हुआ, VLSI सर्किट में क्या होते थे, इसमें लगभग 5000 से ऊपर ट्रांजिस्टर्स होते थे और अदर सर्किट एलिमेंट्स होते थे, 5000 से ज़्यादा, ठीक है। और ये होते थे सिंगल चिप पे बनाए हुए होते थे, सिंगल चिप मेड होते थे। और इसमें क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स और फोर्थ जनरेशन में इनका यूज किया जाता था, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में बिकम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। इसका रिजल्ट क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन थे ये ज़्यादा पावरफुल थे, कॉम्पैक्ट थे, रिलायबल थे, इनको अफोर्ड भी कर सकते थे क्योंकि इनकी कॉस्टिंग बहुत कम आती थी। इसके कारण यहाँ से हमारे जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ PC, हम कहते हैं ना हमारा PC खराब हो गया है। PC का फुल फॉर्म क्या होता है, PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस जनरेशन में क्या हुआ, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम नेटवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज किया जाने लगा। इसमें सभी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होता था, जैसे C++, DBase वगैरह, इन लैंग्वेज का हम इसमें यूज करते थे इसमें। तो इसमें क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी, C++ और DBase, इन लैंग्वेजेस का इसमें यूज किया जाता था इस जनरेशन में। और आगे हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर्स थे। तो इसमें जो यूज किया गया है VLSI टेक्नोलॉजी, सबसे मेन फीचर तो यही है इसका। VLSI टेक्नोलॉजी यूज करी। दूसरा ये कंपेरिजन टू प्रीवियस जनरेशन ये चीपर थे। तीसरा ये पोर्टेबल एंड रिलायबल हो गए। फोर्थ ये साइज में छोटे हो गए, वेरी स्मॉल इन साइज, इतने भी छोटे नहीं थे कि जिम में लेके घूम लो ये साथ में लेके चले जाओ, लेकिन कंपेरिजन टू और ये छोटा था। इसको AC की जरूरत नहीं थी। सबसे मेन फीचर जो बाकी चेंज आया ना, AC नॉट रिक्वायर्ड, इसको AC की जरूरत नहीं थी। ये काम करता था पाइपलाइन
प्रोसेसिंग पे, यानी एक के बाद एक हम इसको इनपुट देते और उसी के जैसे जैसे हम इनपुट देते उसी के अकॉर्डिंग ये हमें आउटपुट देता। ठीक है, और इसी में हमारे जो है कंसेप्ट अपना इंटरनेट का, वो कंसेप्ट यहीं इंट्रोड्यूस हुआ था इस पीसी पे आके। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये जो इंटरनेट का कंसेप्ट है वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया है और कंप्यूटर इजीली अवेलेबल होने लग गया। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर केवल जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं में, फैक्ट्रीज में, उनमें यूज होता था। यहाँ पर कंप्यूटर इजीली अवेलेबल होने लग गया था, यानी आम आदमी भी कंप्यूटर खरीद सकता था। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक पीडीएफ है इसकी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसमें लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। तो एक तो था अपने पास स्टार 1000, ये से नाम है ना। एक था DC10, एक अपने था PDP जो हम पढ़ रहे थे ना, PDP-11। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देख लीजिएगा। एक वो और बताता हूँ, इसमें जो आया था, एक तो आया था क्रे। अब क्रे एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो एक तो आया था क्रे 1, एक आया था क्रे XMP। ये दोनों क्या थे, सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो देख लेना, और भी वीडियोस में डाल दूंगा इसके ऊपर बना के। अब हम बढ़ते हैं आगे 5th जनरेशन की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 5th जनरेशन की ओर। 5th जनरेशन का टाइमिंग क्या रहा है? 5th जनरेशन का टाइमिंग रहा है 1980 से टिल डेट, यानी ऑनवर्ड्स, यानी कि अभी तक वो चल रहा है, उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। तो हमने क्या किया था कि इसमें यूज किया था VLSI का, VLSI माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें क्या है, 5th जनरेशन में VLSI को रिप्लेस किया गया ULSI से। ठीक है, ठीक है। VLSI की फुल फॉर्म क्या थी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसको हमने रिप्लेस किया है ULSI से। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो अब ULSI का इसमें यूज किया गया, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये ओ सॉरी ULSI में क्या, ULSI में बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स बने हुए थे। ठीक है, ये हमें रिवर्स करता था। अभी यहाँ जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस होंगी इस प्रोसेसर में, जो आपने देखा होगा प्रोसेसर क्या होता है, CPU होता है, तो इतनी सी चिप होती है। ठीक है, इस चिप पे बहुत सारे छोटे छोटे, आप नीचे से निकाल के उसको उठा के देखोगे, जो मदरबोर्ड से उठा के, तो डॉट 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 खूब सारे लगे होते हैं। वो क्या होते हैं? सर्किट होते हैं, वो ही सर्किट होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक नई चीज़ें आई, एक तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग होने लग गई, पैरेलल प्रोसेसिंग, और एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई इसमें AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जब इंट्रोड्यूस हुई तो इसमें क्या हुआ कि
हमारे बहुत से सर्किट बनाए जाने लगे। जैसे कि अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट्स हैं। रोबोट्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। ठीक है, और इसके अंदर जो थी कई हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया जाने लगा। सी चली रही थी, सी प्लस प्लस चली रही थी, इसके बाद इसमें आ गई जावा। ठीक है, जावा के अलावा एक हमने यूज करना स्टार्ट किया इसमें डॉट नेट। इन हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया जाने लगा। ठीक है, इस जनरेशन में ये भी कंटिन्यू है, जनरेशन अभी चल रही है। और इसके क्या है, इसने क्या क्या किया, सबसे पहले तो एक रोबोटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। रोबोट क्या होता है, कंप्यूटर ही तो होता है, कंप्यूटर से तो उसको ऑपरेट करते हैं। रोबोटिक्स में इसमें यूज होने लगा। गेम प्लेइंग, पबजी तो सब लोगों ने खेला होगा बहुत अच्छा गेम है, काफ़ी लोग खेलते थे। रात पूरी रात निकल जाती है पबजी खेलते हुए। बैन भी कर दिया है इंडिया में कई जगह, जैसे गुजरात में बैन किया हुआ है इसको। ठीक है, तो ये गेम के डेवलपमेंट में भी इसका काफ़ी यूज हुआ है। और एक अपने क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। कभी गूगल करना, गूगल में राइट साइड में 9 डॉट्स बने हुए आते हैं, उन पर क्लिक करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है लैंग्वेजेस। उसमें एक तरफ हिंदी सेलेक्ट करना, एक तरफ इंग्लिश। जैसे ही आप हिंदी में इंग्लिश में कुछ भी लिखोगे तो उसको तुरंत वो कन्वर्ट कर देगा हिंदी में, हिंदी में लिखोगे उसको कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। और ये क्या है, जो एक सिस्टम रोबोट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, रोबोटिक्स में क्या यूज हो रहा है, जो रोबोट्स हम बना रहे हैं तो ये रोबोट्स रियल लाइफ की जो सिचुएशन है, जैसे आजकल कई गाड़ियाँ मार्केट में करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, अभी शायद लॉन्च करेंगे बिना ड्राइवर की गाड़ी। तो उसमें इतने फीचर्स डाल देंगे ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। वो रियल लाइफ में सामने यदि गाड़ी आ गई तो ब्रेक लगाना है या स्पीड में चलाना है ठीक है, तो ये सब उसमें आ गया है। इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखो फीचर्स में क्या है, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग है, उसमें एडवांस रहा है, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांस इन पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी एक साथ बहुत सारी प्रोसेस इसमें चल सकती हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा हम इसका देखते हैं, एक मैंने बता दिया था यूएलएसआई, उस टेक्नोलॉजी को हम इसमें यूज कर रहे हैं। एक है एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, और मोर यूजर फ्रेंडली। कितना यूजर फ्रेंडली है ये आप लोगों को पता होगा कि कितने इजी वे में हम इसमें काम करते हैं, मोर यूजर फ्रेंडली। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं कंप्यूटर वगैरह, हम टैबलेट आ गए हैं तो ये पोर्टेबल भी हैं, हम इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में तो आपको क्या बताऊँ मैं। लैपटॉप है, लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं, इसमें यूजर फ्रेंडली के साथ क्या है, मल्टीमीडिया फीचर्स भी आ गए हैं। पहले मल्टीमीडिया फीचर्स नहीं हुआ करते थे, मल्टीमीडिया फीचर्स आ गए हैं। इसके कई सॉफ्टवेयर है ना, फोटोशॉप वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इसने डेवलप किया है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स सिंपल से हैं, लैपटॉप एग्जांपल से ये है ना। ये तो जो आप देख रहे हो ना आज के टाइम पे, वही चीज़ है और कुछ नहीं है। डेस्कटॉप है, नोटबुक है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। तो अपने जनरेशन का टॉपिक आज पूरा हो गया है। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, पीसी पर्सनल कंप्यूटर कैसा होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है। तो आगे के टॉपिक हम देखेंगे। फिर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे,
मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। जैसे ही हमारा अगला वीडियो शूट होता है हम उसे अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।